नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कस्बा किसे कहते हैं और नगर किसे कहते हैं। कस्बा की परिभाषा, नगर की परिभाषा, विशेषता सब कुछ समझेंगे और नगर और गांव के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको भी जानेंगे। बेसिकली आपकी बता दूं कि क्लास चल रही थी आपकी सोशियोलॉजी की, जिसमें हम लोगों ने गाँव के बारे में समझ लिया था। यूनिट नंबर 1 की क्लास 3 थी उसमें। आज क्लास 4 के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि यूनिट नंबर आपका 1 ही है, ठीक है। और क्लास संख्या आपकी हो जाएगी ये 4, यानी चौथी क्लास है। और आज की क्लास के माध्यम से पूरी इकाई आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में फिर हम सेकंड यूनिट पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ चुके थे गांव के बारे में, गांव की विशेषता, गांव के प्रकार या गांव के को आधार बनाने वाले जितनी भी सारी चीज़ें थी, गांव की विशेषता, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। अब कस्बा के बारे में समझने का प्रयास करते। कस्बा किसे कहते हैं? गाँव से थोड़ा बड़ा होता है। देखिए कस्बा, हेडिंग डालेंगे कस्बा। आकार की दृष्टि से नगरीय बस्तियों को अनेक भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे नगरों, मतलब कि नगरों को छोटे छोटे एरियाज़ में बांट दिया जाता है। उनमें से एक कस्बा भी होता है, ठीक है। सामान्यतः कस्बा उस बस्ती को कहा जाता है जिसकी आबादी 500 से 10,000 तक हो, ठीक है। 500 से 10,000 तक आबादी वाले इलाके को आप कस्बा कह सकते हैं। सॉरी, 5,000 कर लें यहाँ पर। 5,000 से लेकर के 10,000 तक की आबादी आप कर सकते हैं कस्बा। कुछ विद्वान 40,000 तक की आबादी वाली बस्ती को, तो कुछ लोग 50,000 तक की आबादी वाली बस्ती को जो है, या इससे अधिक आबादी वाले, मतलब कि इससे अधिक होने पर नगर कह देंगे। लेकिन अगर 50,000 या 40,000 तक आबादी है किसी भी एरिया की, मतलब इतने लोग रहते हैं, तो उसको कस्बा आप कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जब इससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसको नगर कहेंगे। भारत में गंगा, यमुना, दुआब में ऐसे बहुत से कस्बे हैं जिनकी आबादी 30,000 से लेकर के 35,000 व्यक्ति रहते हैं उस एरियाज़ में। कस्बे की अवधारणा भिन्न भिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, सभ्यताओं, देशों और समय समय के साथ में बदलती रहती है। कस्बा की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है, क्योंकि कस्बा के विशेषताएँ और लगातार जो है इसकी प्रकृति बदलती रहती है। इस वजह से एक निश्चित परिभाषा इसके देना बहुत कठिन काम हो जाता है अपने आप में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व के 133 देशों का सर्वे कराया गया। इस सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 33 देशों ने गांव, कस्बा व नगर का भेद जनसंख्या के आधार पर किया है। ये लगभग 33 देश ने, गांव किसे कहेंगे, वो जनसंख्या पर डिनोट करता है कि गांव की जनसंख्या कम होती है, कस्बे की उससे ज़्यादा होती है, और जो नगर होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। 20 देशों ने जनसंख्या व अन्य आधारों पर फोकस किया कि जनसंख्या भी एक आधार हो सकता है गांव, कस्बा और नगर के निर्माण के लिए, नगर को डिनोट करने के लिए। जनसंख्या के साथ ही साथ और भी कुछ आधार उन्होंने बताए, ठीक है। 65 देशों ने वैधता, मतलब कि जो है वैधानिक, प्रशासनिक और सरकारी आधार पर कहा कि जो है कस्बा कौन होगा, नगर कौन सा होगा। और ये चीज़ें, चूँकि आप देखते गाँव वगैरह में आप देखते पुलिस का थाना भी नहीं होता, चौकी भी नहीं होती। कस्बे में आप देखते हैं चीज़ें होती हैं। कस्बे में आप देखेंगे कि जैसे कि जो है, जैसे नगर निगम वाला जो, मतलब कि सॉरी, नगर पालिका में जो चीज़ें आ जाती है वो कस्बा टाइप का हो जाता है, ठीक है। जैसे कि बाज़ार वगैरह आपके गांव वगैरह के जो होते हैं बड़े बाज़ार, वो कस्बे आप उनको कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो विस्तार से उन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कस्बा जो होता है उसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर थाना चौकी भी हो सकती है। लेकिन जो आपका शहर होता है, नगर होता है, उसमें आप देखते हैं बड़े स्तर पर उद्योग होते हैं, बड़े स्तर पर वहाँ पर, जैसे लखनऊ आप मान सकते हैं। लखनऊ में जैसे आपका हाई कोर्ट भी आप देखते हैं वहाँ पर है। इसके अलावा हाई कोर्ट के अलावा वहाँ पर विधानसभा भवन भी आपको मिलेगा। तो ऐसे बड़े बड़े सरकारी या प्रशासनिक चीज़ें भी आपको वहाँ पर नगरों में दिखाई पड़ेंगी, जबकि गाँव वगैरह में या कस्बे में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको, ठीक है। तो 65 देशों ने वैधानिक और प्रशासनिक और सरकारी आधार पर गांव, कस्बा और नगर को बांटा। 15 देशों ने कोई अन्य आधार मान करके या भेद जो है किया कि जो है गांव क्या होगा, कस्बा क्या होगा, नगर क्या होगा। कस्बा भी नगरीय क्षेत्र ही होता है, परंतु वह नगर की तुलना में छोटा होता है, यानी नगर से छोटा होता है कस्बा, उसको कहते हैं। रिच थोपन नाम के एक विद्वान है, इन्होंने कस्बे की परिभाषा को देते हुए लिखा कि कस्बा एक संगठित समूह है। क्या है कस्बा? इसको नोट डाउन करेंगे पॉइंट को। कस्बा एक संगठित समूह होता है और जिससे सामान्यतया प्रमुख व्यवसाय, जिसमें प्रमुख व्यवसाय क्या होता है, कृषि क्रियाओं के विपरीत यहाँ पर क्या होता है, कृषि नहीं होता है, वाणिज्य होता है, व्यापार होता है, उद्योग होता है तमाम प्रकार की कस्बों में। यानी कस्बों में कृषि नहीं होती है, कस्बों में उद्योग व्यापार होते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर नहीं होते हैं, छोटे स्तर पर होते हैं। रेटजल नाम के एक विद्वान है,
ये कहते हैं कि कस्बे की 3 विशेषताएं हो सकती हैं। पहली विशेषता, कस्बे में व्यापार उद्योगों की प्रधानता होती है, यानी यहाँ पर व्यापार और उद्योग होता है। दूसरी बात, मकानों का केंद्रीकरण होता है। मकान जो होते हैं एकदम से व्यवस्थित बने होते हैं, फैलाव जो उनका होता है उबड़ खाबड़ नहीं होता गाँव की भांति। तीसरी बात, निवासियों की एक न्यूनतम जनसंख्या होती है, 2000 से अधिक हो सकती है वो, ठीक है, यानी 2000 से अधिक लोग जिस एरिया में रहते हैं उसको आप कस्बा कह सकते हैं। जैसे आपके एरिया का जो मार्केट होता है, बाज़ार होता है, वो कस्बा कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो कस्बे में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कस्बे की विशेषताएं समझ लेते हैं। देखिए, हेडिंग डालेंगे कस्बे की विशेषताएं या निर्धारक। तो कस्बे की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है कि वे सभी स्थान कस्बे कहे जाएंगे जिनमें नगर पालिका, नगर निगम और छावनी, नोटिफाइड नगर क्षेत्र व इसके समकक्ष की कोई इकाई होती है, उसको आप नगर कह सकते, सॉरी, उसको आप कस्बे कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जो नगर पालिका क्षेत्र में जो एरिया आ गया उसको, नगर निगम में जो आ गया उसको, छावनी कोई है, नोटिफाइड नगर क्षेत्र है या इसके समान ही कोई एरिया है उसको आप कस्बा कह सकते हैं, ठीक है। तो कस्बा की विशेषता पहली ये। दूसरी कस्बा की विशेषता आप लिखेंगे, ये सारी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। दूसरा है जहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, ठीक है, यानी कम से कम 5000 लोग वहाँ पर निवास कर रहे हों तो उसको आप कस्बा कह सकते हैं। और 5000 से कम होती तो कस्बा कह सकते हैं, लेकिन उसको 2000 से ऊपर, लेकिन उसको कस्बा कहा नहीं जाता, उसको गांव ही मान लिया जाता है। कस्बा तब होगा जब वो 5000 से अधिक जनसंख्या होगी और 50000 से कम होगी, ठीक है, 40000 से कम होगी। 50,000 से ज़्यादा होगी तो उसको एक नगर कह सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, यानी कम से कम जनसंख्या 5000 हो, उसको आप कस्बा कहेंगे। तीसरी विशेषता आप लिखेंगे कि जहाँ पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या, यानी पुरुष लोग जो काम करते हैं, वो ऐसे पुरुष जो कि कार्यशील हैं, जो कि मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं कुछ ना कुछ, उनकी जनसंख्या का कम से कम बीटीडी भाग कृषि के अतिरिक्त कार्यों में संलग्न हो, यानी कि वहाँ का अधिकतर भाग या जब लगभग अधिकतर भाग, ठीक है, आपका लगभग कृषि काम ना करता हो, यानी कि वो व्यवसाय करता हो, कृषि के अतिरिक्त कोई दूसरा काम करता हो, उस क्षेत्र को आप कस्बा कहेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कृषि के अतिरिक्त उसका अधिकतर पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या कृषि के अलावा कोई दूसरा वर्क करती हो, उस क्षेत्र को हम कस्बा कहेंगे। चौथी विशेषता कि जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो, यानी कि लगभग 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील में रहता हो, यानी 1000 मतलब कि जो है 400 व्यक्ति जो हैं 1 किलोमीटर के दायरे, 1 किलोमीटर मतलब कि एक वर्ग मान लीजिए। वर्ग कैसे बनता है आपका? वर्ग आपका बनेगा बेटा जैसे कि हमने किया ये इतना एरिया 1 किलो, चूँकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये आपका होगा, 1 किलोमीटर ये होगा। यानी एक ऐसी एरिया की एक किलोमीटर आप इधर जाओ, 1 किलोमीटर फिर इधर जाओ, फिर ऊपर जाओ, फिर इधर जाओ और इस तरीके से मिला लो, तो इसको वर्ग कहते हैं। तो इसीलिए इसको वर्ग किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हो, ठीक है, या 1000 व्यक्ति वर्ग मील में रहते हो, 1000 या 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग मानकर चलो कि 400 व्यक्ति कम से कम रह रहे हो, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर का एक वर्ग बनाए तो उसमें लगभग 400 व्यक्ति अगर रहते होंगे तो वह एरिया कस्बा आप कह सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि केवल 400 व्यक्ति ही हो, वो लगभग जनसंख्या 5000 से अधिक हो, ठीक है, और जनसंख्या का जो घनत्व हो वो इस तरीके का घनत्व हो कि 400 व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हो, ठीक है, तब उसको आप कस्बा कहेंगे। पांचवी विशेषता ये है कि अन्य जो स्थान जो उपर्युक्त विशेषताओं में सीमावर्ती हो, प्रांतीय जनगणना अधिकारी के अनुसार स्पष्ट नगरीय सुविधाएं और विशेषताएं रखता हो, नगरीय और जो है सुविधाएं और विशेषताएं उसमें हो, ऐसे एरिया को हम कस्बा कह सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से कस्बा की विशेषताएं ये हो गई। तो कस्बा यही होता है बेसिकली। कस्बे के बारे में आपसे बस इतना ही प्रश्न पूछा जाता है और कुछ प्रश्न आपका आएगा नहीं। आपसे यही पूछा जाएगा कस्बा किसे कहते हैं और कस्बा की विशेषताएँ बताएँ, ठीक है। अति लघु उत्तरीय में प्रश्न आता है, दीर्घ उत्तरीय में आता है। दीर्घ उत्तरीय में आएगा तो पूछा जाएगा कि कस्बा किसे कहते हैं, कस्बा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा। या कस्बा के निर्धारक तत्वों के बारे में बताएं। तो चाहे विशेषता पूछे या निर्धारक पूछे, आप यही चीज़ों को बताना है। तो इस तरीके से कस्बा की विशेषताएं हो गई। अब अगला जो आपका पॉइंट आता है, जो टॉपिक है वो है नगर। नगर किसे कहते हैं भैया? देखिए, ग्राम छोटा होता है,
कस्बा उससे बड़ा होता है और नगर सबसे बड़ा होता है और महानगर उससे भी बड़ा होता है। नगर समझते हैं भाई, नगर किसे कहते हैं, हेडिंग डालेंगे नगर। अगला चैप्टर है लेकिन इसी में समझ लेते हैं, चूँकि छोटी छोटी वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा वीडियो देखनी पड़ेगी। अब ऐसे में 4 वीडियो के माध्यम से आपका इकाई नंबर 1 कंप्लीट हुआ, ऐसे ही 4-5 वीडियो के माध्यम से इकाई 2 कंप्लीट होगा, ऐसे ऐसे आपकी सारी इकाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। नगर किसे कहते हैं? HP ममफोर्ड नाम के एक विद्वान है, ये कहते हैं कि नगर जो है स्पष्ट अर्थों में एक भौगोलिक ढांचा होता है, एक आर्थिक संगठन एवं एक संस्थात्मक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रियाओं का मंच होता है और सामूहिक एकता का एक सौंदर्यात्मक प्रतीक होता है। यहाँ पर सामूहिक एकता आपको देखने को मिलेगी, सामाजिक प्रक्रियाओं का मंच जैसा मिलेगा, एक भौगोलिक ढांचा होगा, आर्थिक संगठन और एक संस्थात्मक प्रक्रिया के द्वारा सभी लोग आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है चीज़ें विकेंद्रित होती हैं, फैलाव होता है, तमाम प्रकार के उद्योग धंधे होते हैं, अनौपचारिक तरीके से संबंध पाया जाता है। क्लियर? नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय, थियोडोरसन महोदय कहते हैं कि नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय होता है जिसमें उच्च जन घनत्व यानी जनता का जो घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कसी आबादी, बहुत घनी आबादी होती है नगरों की। गैर कृषि व्यवसायों की प्रमुखता यानी कि कृषि के अलावा और तमाम प्रकार के व्यवसाय लोग यहाँ पर करते हैं। जटिल श्रम विभाजन यानी श्रम विभाजन जो होता है इसका कोई फिक्स नहीं होता कि कौन सा व्यक्ति कौन काम करेगा, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, इसको लेकर कोई नियम कायदा नहीं है। जटिल श्रम विभाजन से उत्पन्न उच्च मात्रा का विशेषीकरण होता है। स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है यहाँ पर, जो कि वहाँ की सरकार होती है वो व्यवस्था में लगी रहती है, औपचारिकताओं की व्यवस्था होती, फॉर्मलिटी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा होती हैं। नगरीय समुदायों की विशेषता, जनसंख्या की विभिन्नता, आवैयक्तिक और द्वितीयक संबंधों का प्रचलन, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर निर्भरता, ये सब होती है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर जनसंख्या जो होती है वो अलग अलग जगहों से आती है, अलग अलग जगहों की जनसंख्या पर निवास करती है। आवैयक्तिक और द्वितीयक संबंध होता है। आवैयक्तिक मतलब कि कोई व्यक्ति का पर्सनल संबंध किसी से होता है कि किसी का दादा मामा काका मौसिया कोई कुछ नहीं होता वहाँ पर आपके कोई बॉस होंगे और उनमें आपके बॉस में और आप में एक औपचारिक संबंध पाया जाएगा। वो आपसे जो है इमोशन से नहीं जुड़े रहते, भावात्मक रिश्ते नहीं होते वहाँ पर व्यावसायिक रिश्ते होते हैं, यानी द्वितीयक संबंध पाया जाता है, ठीक है। प्राथमिक संबंध गांव में होता है, गांव में वैयक्तिक संबंध होता है, लेकिन वहाँ पर अवैयक्तिक संबंध होता है। क्लियर? इसके अलावा औपचारिक सामाजिक नियंत्रण होता है वहाँ पर, इसलिए लोग कोई काम नहीं करते कि जो है हमारा बॉस जो होगा हमको नौकरी से निकाल देगा, इस डर से लोग जो है गलत काम नहीं करते, या इस डर से जो है जो काम उनको दिया जाता है उसको पूरा करते हैं कि अगर हम अपने दिए गए काम को पूरा नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, इस वजह से वो डरते हैं। लेकिन गाँव वगैरह में क्या होता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे पिताजी मारेंगे, या गाँव में सभी लोग हमको जो है हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इसके डर से लोग तमाम प्रकार के गलत कामों से करने से बचते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोग उस तरीके से जुड़े होते हैं, किस तरीके से, यहाँ पर लोग जो होते हैं वो औपचारिक रूप से जुड़े होते हैं, द्वितीयक संबंध होता है, ये नगर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? नगर की विशेषताएं आपसे पूछेगा, नगर की कोई 4 विशेषताएं बताएं, या नगर क्या होता है, नगर की विशेषताएं और नगरीय समाज की विशेषताएं, दोनों को समझेंगे विस्तार से। देखिए नगर की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो नगर की विशेषताओं में पहली विशेषता यह है कि समूहों और व्यक्तियों के बीच कार्यात्मक अन्योन्याश्रिता का संबंध होता है। जो समूह होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके बीच में जो संबंध होता है वो कार्यात्मक संबंध होता है कि भाई हमको आपसे कुछ काम लेना है, आपको हमसे कुछ काम लेना है, इस वजह से लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। जबकि गांव में क्या होता है, इसका कोई मतलब कि काम से कोई संबंध नहीं होता, लोगों का रिश्ता भावात्मक होता है। दूसरी विशेषता, अधिक जनसंख्या और अधिक जनघनत्व। तो जनसंख्या खूब ज़्यादा होती है और जनसंख्या बहुत घनी आबादी होती है, बगल बगल में एक घर बना होता है, हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर पर कोई दूसरा रह रहा हो, सेकंड पर कोई दूसरा, थर्ड पर कोई दूसरा रह रहा हो, इस तरीके से। जबकि गांव में क्या होता है, एक परिवार में एक ही परिवार के बच्चे या एक ही लोग रहते हैं, ज़्यादा लोग नहीं रहते, ठीक है। तीसरी बात है संदेश वाहन के साधनों की बहुलता होती है। शहरों में क्या होता है, संदेश वाहन, जैसे कि आप देखते हैं वहाँ पर संदेश भेजना है तो मोबाइल फ़ोन से लेकर तमाम प्रकार के चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा होती हैं। गांव वगैरह में अभी तक उतना चीज़ें डेवलप नहीं होती हैं।
गांव वगैरह में लाइट भी आप देखते कम मात्रा में आती है, लेकिन शहरों में आप देखते लाइट परमानेंट रहती है। ठीक है, गांव वगैरह में टेक्निकल मामले ज़्यादा हैं, उद्योग ज़्यादा हैं, बातचीत करने के साधन ज़्यादा हैं। ठीक है, कहीं पर आना जाना हो तो उसके साधन बहुत ज़्यादा हैं। आपको 2500-3000 रिक्शे मिल जाएंगे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, लेकिन गाँव में अगर आप खड़े हो जाएंगे रोडों पर, सड़कों पर, तो आपको कोई नहीं मिलेगा बैठाने के लिए, आपको लिफ्ट के सहारे से जाना पड़ेगा 1-2 किलोमीटर अपने बाज़ारों तक। ठीक है, ये चीज़ है। आजकल तो ई रिक्शा चल गया, तब से गाँव वगैरह में भी ई रिक्शा चलने लगा है इधर उधर बाज़ार से गाँव के लिए। ठीक है, बहरहाल शहरों में ये चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं, तो संदेश वाहन के साधन जो हैं वो भी वहाँ पर ज़्यादा हैं। वहाँ पर पुलिस थाने, कोई मामला हुआ तुरंत आप बगल में थाना है, हर चीज़ जो है बगल में है, कोई उसमें आपको भटकना नहीं है। अच्छे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको शहरों में मिलेंगी। ठीक है, गाँव वगैरह में नहीं मिलती हैं। शहरों में प्राथमिक संबंधों का अभाव होता है, प्राथमिक संबंधों की कमी पाई जाती है यहाँ पर। नगरों में क्या होता है, या शहरों में आपको प्राथमिक संबंध नहीं मिलेगा, प्राथमिक संबंध आपको गाँव में मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, द्वितीयक संबंधों की बहुलता। आप अगली 5वीं विशेषता लिख देंगे, द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं यहाँ पर। द्वितीयक संबंध होते हैं, या आप देखते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, एक जो है औपचारिक संबंधों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। औपचारिकता का रिश्ता होता है। ठीक है, औपचारिक रिश्ता होता है, फॉर्मल रिश्ता होता है। अपने यहाँ पर क्या है, गांव वगैरह में इनफॉर्मल रिश्ता होता है, यानी कि अनौपचारिक संबंध होता है। नगरीय समाज की क्या विशेषता है, देखिए नगरीय समाज की, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी, आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होगा, तमाम प्रकार के उद्योग धंधे, तमाम प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होंगी, तमाम प्रकार के धन कमाने का साधन वहाँ पर होगा। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होगी, सामाजिक समस्याओं का केंद्र होगा। शहरों में सामाजिक समस्याएं बहुत आपको देखने को मिलती है, गांव में सामाजिक समस्याएं कम देखने को मिलती है, क्योंकि गांव वगैरह में जो संबंध होता है वो प्राथमिक होता है, इमोशनली रिश्ता होता है। इस वजह से अगर किसी को कोई चीज़ मना कर देता कोई व्यक्ति तो वो कम करता है। लेकिन नगरों में क्या है, कोई एक दूसरे को सुनता नहीं, अपने लाभ के लिए एक दूसरे से लोग जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब अगला जो टॉपिक आपका पूछा जाता रहता है एग्जाम में खूब ज़्यादा, ग्रामीण नगरीय जीवन भेद। ठीक है, इसको आप समझा दें, ग्रामीण और नगरीय जीवन में क्या अंतर होता है, या ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन में क्या अंतर है, या नगर और गांव में क्या डिफरेंस होता है, आप इस चार्ट के माध्यम से समझ पाएंगे इसको। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। पहला अंतर, ग्रामीण जीवन का इधर लिखा हुआ है और नगरीय जीवन का इधर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका रूरल लाइफ और वो बोलते हैं अर्बन लाइफ। ठीक है, रूरल माने होता है ग्रामीण और नगरीय माने होता है अर्बन। ठीक है, देखिए पहली विशेषता या पहला अंतर, ग्रामीण जीवन में एक रूपता अधिक दिखाई पड़ती है। गांव के लोग सब इकट्ठा होते हैं और एक परिवार से ही होते हैं, एक ही वंश के होते हैं। जबकि नगरीय जीवन में एक रूपता का अभाव, अभाव माने होता है कमी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक रूपता की कमी पाई जाती है। दूसरी भी अंतर ये है कि ग्रामीण जीवन पर पर्यावरण प्रदूषण का अभाव ना के बराबर होता है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण जो होता है यहाँ पर बहुत कम मात्रा में होता है, होता ही नहीं है। क्योंकि ग्रामों की जनसंख्या नगरों की अपेक्षा कम होती, तो पर्यावरण प्रदूषण यहाँ पर बहुत कम होता है नगरों में, मतलब कि शहरों में बहुत ना के बराबर होता है, सॉरी गांव वगैरह में पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। जबकि नगरों में आप देखते हैं नगरीय जीवन पर पर्यावरण प्रदूषण का अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नगरों की जनसंख्या ग्रामों की अपेक्षा अधिक होती है। वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण भी ज़्यादा लोग करते हैं, उसका प्रभाव भी नकारात्मक वहाँ पर पड़ता है। जैसे दिल्ली जैसे शहरों में आप देखते हैं धुंध छाई रहती है। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं गांव वगैरह में पर्यावरण की बढ़िया सुख सुविधा है, हवाएं एकदम से मस्त चलती हैं, लोग एंजॉय करते हैं। ठीक, तो ये सुविधा गांव वगैरह में मिलती है, नगरों में नहीं मिलती है। तीसरा अंतर, ग्रामीण जीवन का संबंध मुख्यतः कृषि, लघु और कुटीर उद्योगों से होता है। कृषि उद्योग गांव वगैरह में छोटे छोटे उद्योग लोग खोलते, मछली पालन हो गया, या कोई जो है कपड़ा सिल रहा है, इस तरीके के छोटे छोटे काम लोग दुकान खोल लिया कोई, ये सब जो है छोटे उद्योग। जबकि नगरीय जीवन का संबंध मुख्यतः व्यापार, पेशा, नौकरी व बड़े पैमाने के उद्योगों पर आधारित होता है। यहाँ पर जो पैमाने होते हैं नौकरी के बड़े होते हैं, जो उद्योग होते हैं उसके पैमाने बड़े होते हैं। हर चीज़ यहाँ पर एक ब्रॉड स्तर पर होता है, बड़े स्तर पर, जबकि गाँव में छोटे स्तर पर होता है। गाँव वगैरह में बस केवल कृषि उतना इंपॉर्टेंट होती है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगला अंतर, ग्रामों में व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित होती है। वो किस वंश में पैदा हुआ है, किस जाति में पैदा हुआ, किस वर्ग में पैदा हुआ है, उसके जन्म पर डिपेंड करता है। जबकि नगरों में व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित ना होकर के उसके व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होती है। व्यक्ति ने कितना जो है हासिल करा, यानी गाँव वगैरह में आप देखते हैं अर्जित परिस्थितियाँ ज़्यादा कम। गाँव वगैरह में आपकी जो परिस्थितियाँ होती हैं वो परिस्थितियाँ आपके पिताजी के द्वारा पहले से डिनोट हो जाती है कि भाई आप इनके बेटे हैं, तो आपकी इज्जत होती लगती है। शहरों वगैरह में क्या होता है कि आपको खुद अपनी प्रतिष्ठा बनानी पड़ती है, अर्जित करना पड़ता है अपना। ठीक है, हर एक चीज़ को।
इसके वजह से अगला अंतर ये है कि ग्रामीण जीवन अपेक्षाकृत बहुत मतलब कि कम खुशहाल होता है। गांव वगैरह में झगड़ा लड़ाई भी होती है, खुशहाल कम होते, पैसा रुपया नहीं होता लोगों के पास, क्योंकि ग्रामवासी संयुक्त परिवार अधिक पसंद करते हैं, जिसके कारण से इनके परिवार का आकार बड़ा हो जाता है। कभी कभी झगड़ा लड़ाई भी होती है परिवार के बीच में, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक दूसरे से लोग कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में लोग भागी होते हैं। शहरों में आपको बता दूं कि लोग एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछने जाएंगे कि आपको क्या हुआ है, कोई पड़ा है बगल में तो पड़ा ही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं कि भाई तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। गांव वगैरह में है कि अगर आपके यहाँ खाना नहीं बना, गांव में घूम करके किसी के यहाँ बैठेंगे जा करके तो चाय पानी खाना आपको खिला देगा। गांव में कोई भूखा नहीं मरता, शहरों में बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं, भूखे पड़े रहते हैं, उनको लोग जा करके बाहर के लोग जाते खिलाते हैं। लेकिन गांव में क्या है, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे, किसी के यहाँ जा करके मांग लेगा, खा लेगा। तो गाँव वगैरह में ऐसे दावतें आती हैं, ठीक है, निमंत्रण आया तो निमंत्रण का ये नहीं कि कार्ड पूछते कि आपके निमंत्रण था कि नहीं था। गांव वगैरह में जिसका मन हो जाए खाए, किसी के यहाँ ठना किसी को नहीं। लेकिन शहरों में क्या है, आपका कार्ड पूछा जा सकता है कि भाई आप कहाँ से आए हो, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। नगरीय जीवन अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल होता है, क्योंकि नगरों के लोग एकाकी परिवार में अधिक पसंद करते रहना। न्यूक्लियर फैमिली होती है, पति पत्नी उनके अविवाहित बच्चे, इन्हीं का एक परिवार बन जाता है, जिसके कारण से इनके परिवार का आकार छोटा होता है और खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं ये। यहाँ पर वैमनस्यता भी कभी कभी गांव वगैरह फैलने लगती है, आपस में 4 भाई हैं 3 भाई हैं तो उनके बीच में शादियों के बाद में आप देखते तमाम प्रकार की चीज़ें, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इससे तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। पहले उतना झगड़ा लड़ाई नहीं होती थी, आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यही सब चीज़ें हैं ग्रामीण नगरीय जो है संबंध या उसके अंतर को लेकर के आप इतना पॉइंट लिख देंगे। आपका 5 पॉइंट ये बहुत ही जो है की पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे नोट डाउन करना नहीं पड़ेगा आपको, अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, SMS करें 91 61 93 60 62 पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। अपना नाम, बाकी क्लासेस आपको वहाँ पर व्हाट्सएप पर मिलती रहेंगी। यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम आप लिख करके भेज दीजिएगा। सभी की PDF और नोट्स भी आपको क्लासेस सभी की मिलेंगी। स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आप जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे बेटा, उसके बाद में आपको लाइव क्लासेस की लिंक वहीं पर मिलती रहेगी, वीडियो की लिंक मिलेगी, ठीक है, PDF मिलेगा। और यहाँ पर एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में हो जाएगी। केवल 100 रुपये में सभी की तैयारी आपकी होने वाली है। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से आप जुड़ जाइएगा, सोचिए मत, ठीक है, क्योंकि सोचने का समय बिल्कुल बेचा नहीं है। आप फटाफट जुड़ेंगे, आपके लिए बेहतर होगा। एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत धाकड़ अंदाज में नोट्स वगैरह और भी मिल जाएंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।